प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल @unique+ 2.0 पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग बेटा अपने इस चैनल पे आज फिजिक्स की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, क्या पढ़ने वाले हैं, आइए सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं। आज हम लोग बेटा चैप्टर 2 की शुरुआत करेंगे। किसकी शुरुआत करेंगे बेटा? चैप्टर 2 की शुरुआत करेंगे। ठीक है बेटा। चैप्टर 1 में हमने आप लोगों को थ्योरी भी पढ़ा दी है। थ्योरी के साथ साथ में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी पढ़ाए हैं और न्यूमेरिकल के साथ में कुछ MCQ भी पढ़ाया है। बेटा जब आपका पेपर आने वाला होगा तो हम लोग करेंगे क्या कि सारे चैप्टर का MCQ आपको एक साथ में करवाएंगे, जिससे कि जो आपका MCQ वाला क्वेश्चन आता है वो आपसे रैंक ना होने पाए। एक मैराथन क्लास आपको अवेलेबल कराई जाएगी। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? चैप्टर 2 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? चैप्टर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर 2 में देखेंगे कि हमारा चैप्टर क्या है। तो बेटे आपके चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गास थ्योरम। हिंदी में बोले बेटा तो वैद्युत फ्लक्स तथा गास थ्योरम। ठीक है बेटा। तो जो हमारा आज चैप्टर है वो क्या है बेटा? वैद्युत फ्लक्स तथा गास थ्योरम। इन दोनों चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर के बारे में जो भी टॉपिक्स आएंगे बाई सीरियल 1 to 1 डिस्कस करेंगे। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, क्या क्या डिस्कस करेंगे बेटा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी वैद्युत फ्लक्स कहते किसे हैं, इसकी यूनिट क्या होती है, डिनोट इसको किससे करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। सेकंड नंबर पे गास थ्योरम यानी कि इसका स्टेटमेंट क्या होता है ये जानेंगे। एंड थर्ड नंबर पे हम लोग देखेंगे बेटा कि जो हमारी गास थ्योरम है इसको हम लोग प्रूफ कैसे करते हैं। मीन्स गास थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो मैथमेटिकली हमको कैसे प्राप्त होता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेटा चैप्टर की शुरुआत से पहले मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहूँगा जो आपका इस चैप्टर में आगे चल करके वर्क आएगा। मीन्स आप इसका यूज डेरिवेशन में भी करेंगे और थ्योरी में भी करेंगे। तो जो पहली चीज़ है बेटा वो है एरिया वेक्टर। क्या है बेटा? एरिया वेक्टर। आमतौर पे बेटा हम लोग क्या जानते हैं कि जो हमारा क्षेत्रफल होता है, क्या होता है? क्षेत्रफल होता है, ये अदिश राशि होता है बेटा। लेकिन जब हम प्लेन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? प्लेन पढ़ते हैं। प्लेन का मतलब बेटा आप लोगों ने 11th में जो है पढ़ा होगा XYZ कोऑर्डिनेट वाला सिस्टम। जैसे आपने 9th में पढ़ा होगा XOX डैश YOY डैश, लेकिन आपने 11th के वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ा था क्या? ये वाला IJK। ठीक है बेटा। तो जो कोई चीज़ प्लेन में होता है उस प्लेन का जो एरिया होता है उसको डिनोट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ में उसके डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। कहने का मतलब अगर हमारे पास में कोई समतल है बेटा तो उस समतल के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करने के लिए हमें क्षेत्रफल के परिमाण के साथ साथ क्षेत्रफल के दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो बेटा जो हमारा एरिया वेक्टर होता है जिसको हम लोग हिंदी में क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। ठीक है। तो जो क्षेत्रफल सदिश होता है ये क्या होता है? ऐसा सदिश होता है जो किसी समतल के क्षेत्रफल के साथ साथ उसकी दिशा को भी बताता है। ठीक है बेटा। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है एक बार फिर से हम लोग समझेंगे। ऐसा सदिश जो समतल के क्षेत्रफल के परिमाण के साथ साथ क्या बताता है बेटा? दिशा को भी बताता है। उसको हम क्या कहते हैं? क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। डिनोट किससे करते हैं बेटा? डिनोट इसको ऐसे मान लीजिए ए से एरिया, इसके ऊपर एरो लगा देंगे, हमारा क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल सदिश। अब मान लीजिए हमारे पास ये कोई प्लेन है, ये कोई क्या है बेटा? प्लेन है। तो इसका कुछ एरिया होगा, इसका कुछ क्या होगा? एरिया होगा। अब इसका जो एरिया है बेटा उस एरिया पे हम क्या करें? इस समतल के, जैसे ये ध्यान दीजिएगा ये समतल है तो इसके अभिलंबोत जो लाइन होगी वो इधर की तरफ जो निकल रही होगी, क्योंकि ये बोर्ड 3D नहीं होता है तो हम लोग ऐसे ये लाइन जो बना रहे हैं, ये लाइन बेटा क्या है कि इस डायरेक्शन से ऐसे बाहर की ओर निकल रही है। समतल के पृष्ठ से अभिलंबवत जो रेखा होती है वही क्या होती है? क्षेत्रफल सदिश की दिशा होती है। ये हो जाएगा बेटा यूनिट वेक्टरियन। और ए जो होता है क्षेत्रफल का परिमाण होता है, और जो यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका परिमाण क्या होता है? 1 होता है, और इसकी दिशा क्या होती है? समतल के तल के अभिलंबवत होती है। ठीक है बेटा। तो जो पहला पॉइंट था क्षेत्रफल वेक्टर, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा बेटा। ठीक है। अब जब हम इस चैप्टर में आगे पढ़ते हैं तो एक टॉपिक हमको और पढ़ना है। तो जो दूसरा टॉपिक है बेटा उसका नाम है सॉलिड एंगल। उसका क्या नाम है बेटा? सॉलिड एंगल। अगर हिंदी बोले बेटा तो इसको हम लोग कहते हैं घन कोण। क्या कहते हैं बेटा?
घन कोण कहते हैं। अब घन कोण जानने से पहले हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एंगल क्या होता है। ठीक है बेटा, सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए कि एंगल क्या होता है। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कोण क्या होता है, तो बड़ी आसानी के साथ मुस्कुराते हुए आप लोग बताएंगे कि जब वृत्त की कोई आर्क, क्या बेटा, वृत्त की कोई आर्क उसके केंद्र पे जो झुकाव अंतरित करती है उसी को कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई सर्किल है, ये कोई क्या है, सर्किल है बेटा। अब इसकी मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की कोई आर्क है, और ये आर्क जब इसके दोनों सिरों को हम इसके सेंटर पे मिलाएंगे तो ये जो बनेगा इसी को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कोण कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। क्लास 11th का जब बेटा आप लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे बेटा, चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, तो चैप्टर नंबर 2 में आप लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी मूल राशियां पढ़ा था, डेरिवेटिव क्वांटिटीज व्युत्पन्न राशियां पढ़ा था। उसी के साथ में एक आपको मिला था हेडिंग पूरक मात्रक का। याद, जिन बच्चों को आ रहा होगा ध्यान दीजिएगा, पूरक मात्रक मिला था। उसमें बताया गया था कि ये जो पूरक राशियां होती हैं 2 प्रकार की होती हैं, पहला कोण होता है, दूसरा क्या होता है, घनकोण होता है। बेटा कोण ये है और घनकोण ऊपर वाला है। तो यहाँ पे जब आप पढ़े थे बेटा, तो इसका कोण का मात्रक आपको बताया गया था कि रेडियन होता है। क्या होता है, रेडियन होता है। अब इसका बताया गया था बेटा कि ये स्टेरेडियन होता है। क्या होता है बेटा, स्टेरेडियन होता है घनकोण का मात्रक। ओके, अब ये कोण हम लोग समझ लेते हैं। कोण तो आप लोग जानते ही होंगे, क्लास 9 से 10th से इवन 6, 7, 8 में भी आप लोग एंगल पढ़े होंगे, तो कोण को उतना समझाने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपसे कोई पूछ ले कि सर 1 रेडियन कोण क्या होगा, तो आप लोग क्या बताओगे बेटा कि जब जो वृत्त की आर्क है, जिसको हिंदी में चाप कहा जाता है, इसकी जो लेंथ है सर्किल की त्रिज्या के इक्वल हो जाती है, तो उसके द्वारा जो कोण बनता है उसका मान क्या हो जाता है, 1 रेडियन हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, 1 रेडियन हो जाता है। अब यहाँ हमको बात क्या करनी है, घनकोण की बात करनी है। किसकी बात करनी है बेटा, घनकोण की बात करनी है। घनकोण क्या होगा, तो एक चीज ये जान लेना बेटा कि जो हमारा, सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि सर्किल में और स्फीयर में अंतर क्या होता है। सर्किल और स्फीयर में अंतर सिर्फ ये होता है बेटा कि जो हमारा सर्किल होता है वो क्या होता है, 2D होता है। जो हमारा सर्किल होता है वो क्या होता है, 2D होता है। और जो हमारा स्फीयर होता है वो क्या होता है बेटा, 3D होता है। जो हमारा स्फीयर होता है वो क्या होता है, 3D होता है। ये हमारा बेटा स्फीयर है। ये क्या है बेटा, स्फीयर है। और अगर हम सर्किल देखना चाहें तो ये वाला बेटा जो बना हुआ है वो हमारा क्या है, सर्किल है। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि ये जो हमारा है ये 2D का स्ट्रक्चर है, और ये जो हमारा होता है ये क्या होता है, 3D का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सर्किल जैसे आपने कॉइन देखा होगा, इसका शेप सर्किल के शेप में होता है। बट जो आप लोग बॉल, फुटबॉल वगैरह वगैरह खेलते हैं वो किस शेप में होता है, स्फीयर के शेप में होता है। तो इतना हो गया। इसमें बेटा एंगल बनता है। इसमें क्या बनता है बेटा, एंगल बनता है। लेकिन जो हमारा सॉलिड एंगल होता है वो किस में बनता है, वो बेटा इसमें यानी 3D में बनता है। डिफिनीशन इसकी क्या होगी बेटा कि हमारे पास जो हमारा स्फीयर है, इस स्फीयर का कोई भी क्षेत्रफल, इस स्फीयर का छोटा बड़ा कोई भी क्षेत्रफल, इसके केंद्र पे, इसके सेंटर पे जो कोण बनाएगा उसी एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, घनकोण कहेंगे। उसी एंगल को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, घनकोण कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, घनकोण कहेंगे। कहने का मतलब कि अगर हमारे पास में कोई क्या है, स्फीयर है, तो बेटा किसी स्फीयर का, किसी, ध्यान से देखिएगा, किसी स्फीयर का यानी गोले का कोई पृष्ठ क्षेत्रफल, कोई पृष्ठ क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर, गोले के केंद्र पर जो कोण बनाता है, जो कोण बनाता है उसे क्या कहते हैं बेटा, घनकोण कहते हैं। क्या कहते हैं, घनकोण कहते हैं या सॉलिड एंगल कहते हैं। इसको डिनोट किससे करते हैं बेटा, जैसे कोण था, कोण को जो है थीटा से डिनोट करते हैं हम लोग मैक्सिमम टाइम, बट यहाँ पे इसको बेटा ओमेगा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से डिनोट करते हैं। एक अंतर आप लोग और समझ लीजिएगा बेटा। क्या समझेंगे बेटा कि जो हमारा सर्किल होता है, अगर आपसे पूछें कि सर्किल के सेंटर पर बने हुए सारे कोणों का योग क्या होगा, तो आप क्या बताओगे कि सर जी सर्किल में तो योग जो होता है 360 डिग्री होता है कि नहीं होता है, यानी 2 पाई के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है,
2 पाई के इक्वल होता है। बट जो हमारा स्फेयर होता है, जो हमारा क्या होता है बेटा, स्फेयर होता है ये वाला, इसमें सारे एंगल का योग, यानी कि अगर पूरा इसका क्षेत्रफल इस पे कोण बनाने लगे तो ये 4 पाई के इक्वल हो जाता है। ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 4 पाई हो जाता है, मीन 720 डिग्री के इक्वल हो जाता है। घनकोण का कॉन्सेप्ट धीरे से सब लोग समझते हुए चलिएगा। ये क्या होता है बेटा कि घनकोण गोले का कोई पृष्ठ क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण बनाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, घनकोण कहते हैं। घनकोण की टोटल वैल्यू जैसे सर्किल में 360 होती है तो इसमें कितना हो जाएगा बेटा, 720 हो जाएगा। अब बेटा अगर हम ये मान लें कि ये जो हमारा गोला बना हुआ है इसका कोई डीए क्षेत्रफल है, इसका कौन सा क्षेत्रफल बेटा, कोई सूक्ष्म क्षेत्रफल, जैसे यहाँ पे ही मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है बेटा, DA है, ये हमारा क्या है, DA है। ये इसके केंद्र पर ऐसे आकर के बना रहा है कोई एंगल, जो क्या हो जाएगा, डी ओमेगा हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, डी ओमेगा। अब मान लेते हैं कि इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा उससे ये कितने कोण पर टिका हुआ है, थीटा कोण पे टिका हुआ है। तो बेटा जो हमारा ये जो DA है जिसकी दिशा से थीटा कोण ये बना रहा है क्षेत्रफल सदिश, यानी इसका जो क्षेत्रफल सदिश इसके तल से कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। तो इसके द्वारा इसके केंद्र पे बना हुआ जो घन कोण डी ओमेगा होगा, इसकी जो वैल्यू होगी बेटा ये होगी DA cos थीटा अपान आर स्क्वायर। क्या होगी बेटा, डी ओमेगा इज इक्वल टू DA cos थीटा अपान आर स्क्वायर। ध्यान से इसको याद रखिएगा, क्योंकि जब अभी हम लोग बेटा गाउस थ्योरम का प्रूफ निकालेंगे तो ये वैल्यू हमारे लिए यूजफुल होगी। क्या कि अगर गोले का कोई सूक्ष्म क्षेत्रफल DA क्षेत्र से थीटा कोण पे हो तो उसके द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित जो एंगल होता है डी ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, DA cos थीटा अपान आर स्क्वायर होता है। और ओमेगा की जो टोटल वैल्यू होती है बेटा कितना होता है, 4 पाई, यानी 720 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है बेटा, तो आशा करते हैं कि इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब इतना आप लोग जब समझ गए होंगे बेटा तो हम लोग अपने अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है, अब हम लोग अपने चैप्टर के पहले टॉपिक पे आए हैं। अभी तक हम लोग अपने चैप्टर के लिए भूमिका तैयार कर रहे थे। हमारा जो पहला टॉपिक है वो बेटा क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं बेटा, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, ये आपका पहला टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 का। ठीक है बेटा, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो जो बेटा वैद्युत फ्लक्स होता है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे ये किस चीज की प्रॉपर्टी है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो जो वैद्युत फ्लक्स होता है एक लाइन में आप लोग जानेंगे कि ये वैद्युत क्षेत्र का गुण है। किसका गुण है बेटा, वैद्युत क्षेत्र का गुण है। किसका गुण है, वैद्युत क्षेत्र का गुण है। अब बेटा जब आप लोग वैद्युत क्षेत्र पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, जब आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े होंगे तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में आप लोगों को ये बताया गया होगा कि जब कोई चार्ज पार्टिकल हमारे पास में होता है तो उसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है बेटा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण उससे जो है वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। क्या निकलती हैं बेटा, वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। ठीक है बेटा, तो जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, हमारा ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है यही तो हमको बता रहा है कि हमारे पास कोई क्षेत्र है, कोई पृष्ठ है, उससे जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं निकल रही होंगी उनकी जो माप होगी उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। कहने का मतलब एक लाइन में यदि आपसे कोई पूछे कि वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं बेटा, तो आप लोग बताओगे, क्या बताओगे कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली बंद पृष्ठ, यहाँ थोड़ा लैंग्वेज देखिएगा बेटा, बंद पृष्ठ जो लिखा हुआ है इसमें थोड़ा सा ये होगा, बंद पृष्ठ में को होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होती है। ठीक है बेटा, आपको आशा करते हैं कि ये समझ में आया होगा कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है।
बेटा जो वैद्युत फ्लक्स होता है, जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो क्या होता है बेटा कि हमारे पास कोई पृष्ठ है, हमारे पास कोई पृष्ठ है, उस पृष्ठ से पृष्ठ में को होकर का मतलब कि अगर पृष्ठ में जितना है उतने काउंट किया जाएगा, उससे बाहर हो गया या उससे इधर उधर हो गया तो उसको नहीं काउंट किया जाएगा। वही हमारा बता रहा है कि पृष्ठ में को होकर गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होगी उसका जो हम मेजरमेंट करेंगे किसके द्वारा करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के द्वारा करेंगे, वैद्युत फ्लक्स के द्वारा करेंगे। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, समझने का प्रयास कीजिएगा कि मान लीजिए बेटा हमारे पास में कोई ये पृष्ठ है, कोई ये क्या है बेटा पृष्ठ है, कोई ये क्या है पृष्ठ है बेटा। इस वाले पृष्ठ को देखिएगा, ये दोनों पृष्ठ जो बने उसको मत देखिएगा। अब मान लीजिए इस पृष्ठ से जो है ऐसे वैद्युत बल रेखाएं आ रही हैं, ऐसे वैद्युत बल रेखाएं क्या आ रही हैं। अब जो आने वाली है मान लीजिए इनकी संख्या 4000 है, इनकी संख्या कितनी है बेटा 4000 है। अब इसमें से जो निकल जा रही हैं, निकलने वालों की संख्या मान लीजिए 2000 है, कितनी है बेटा 2000 है। अब आपसे कोई पूछे कि इस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स क्या होगा तो आप चुटकी में बता दीजिएगा, क्योंकि 4000 आ रही है, 2000 निकल रही है, रिमेनिंग कितना बचा 2000 बचा, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस फील्ड का कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। सिंपल वे में समझने का प्रयास कीजिएगा। अभी तो फार्मूला हम लोग देखेंगे ही देखेंगे, अभी तो फार्मूला हम लोग देखेंगे ही देखेंगे। तो बेटा जब आप आइए देख लेते हैं फार्मूले के बेस में। आशा करते हैं कि ये चीज़ जो हमने आपको बताया ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, अब आइए चलिए देखते हैं। ये हो गया वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स को डिनोट किससे करते हैं बेटा फाई ई से। वैद्युत फ्लक्स को डिनोट किससे करते हैं फाई ई से डिनोट करते हैं। अब हम मान लेंगे कि माना कि हमारे पास में कोई पृष्ठ है, हम मानेंगे क्या कि माना हमारे पास में कोई पृष्ठ है। वैद्युत फ्लक्स को डिनोट किससे करते हैं बेटा फाई ई से करते हैं। हम मान लेंगे कि हमारे पास ये कोई क्या है बेटा पृष्ठ है, ये कोई क्या है पृष्ठ है, इसको ऐसे मिला दीजिएगा, बंद पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है बंद पृष्ठ है। तो बंद पृष्ठ होगा तो इसका कुछ अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्या होगा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और जब इसका कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या होगा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इस पृष्ठ का जो समतल होगा, इस पृष्ठ का जो समतल होगा, मान लीजिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है थीटा कोण बना रहा है। इसका क्षेत्रफल वेक्टर ये आप फोटो में समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है बेटा, थीटा कोण बना रहा है। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है कि जो हमारा फाई ई है वो क्या होगा, फाई ई है वो क्या होगा। तो अब थ्योरी में आप लोग क्या लिखेंगे बेटा, थ्योरी में लिखने के लिए आप ये मान लेंगे, हम सबसे पहले मानेंगे कि इसका ये जो हमारा पृष्ठ है इसका कोई छोटा सा अवयव। कैसा अवयव बेटा छोटा सा अवयव। कैसा अवयव छोटा सा अवयव है डी ए। छोटा सा अवयव क्या है बेटा डी ए है। अब ये इस क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बना रहा है। कैसा कोण बना रहा है थीटा कोण बना रहा है। तो जब ये थीटा कोण बनाएगा तो इस पृष्ठ से होकर के गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा हमको समझ लेना है बेटा। क्या होगा उसको हमको क्या करना है समझ लेना है। कैसे समझेंगे ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपको लैंग्वेज लिखनी है तो लैंग्वेज में सिर्फ आप इतना लिखेंगे कि माना कोई बंद पृष्ठ जिसका सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव, क्या लिखेंगे बेटा जिसका सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव, सूक्ष्म का मतलब बहुत छोटा, क्षेत्रफल अवयव डीए है। क्या है बेटा डीए है, जो डीए है जो कि या क्षेत्र लिखना था, क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर है। किस कोण पे है बेटा थीटा कोण पर है। तो थीटा कोण पर है तो इस अवयव से गुजरने वाला, इस अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इस अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स
ये क्या हो जाएगा बेटा। अब इस अवयव से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा, सिंपल वे में समझ लीजिएगा, क्योंकि अवयव छोटा है तो जो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो भी छोटा होगा। डी का मतलब स्मॉल, डी का मतलब क्या है बेटा, स्मॉल है यहाँ पे, तो डी फाई ई हो जाएगा। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए के। किसके इक्वल हो जाएगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए के हो जाएगा। अब आप लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हो। क्या मान सकते हो बेटा, 1 मान सकते हो। अगली लाइन में हम लोग लिख लें कि यदि संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला, संपूर्ण, यदि, ये लिखेंगे बेटा, लिखेंगे यदि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ए हो तो गुजरने वाला कुल फ्लक्स, गुजरने वाला कुल फ्लक्स, कुल फ्लक्स का मतलब बेटा विद्युत फ्लक्स, फ्लक्स का मतलब क्या है, विद्युत फ्लक्स। तो जो कुल फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, जो कुल फ्लक्स होगा हमारा वो हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रल डी फाई ई, इंटीग्रल डी फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। अब बेटा ई बाहर आ जाएगा, आपको फाई ई इज इक्वल टू मिलेगा वेक्टर ई, और डॉट में क्या है बेटा, ये जो डी ए है इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। जब इस डी ए का इंटीग्रेशन करेंगे बेटा तो ये संपूर्ण पृष्ठ है, इसका हम लोग ऐसे पृष्ठ था सूक्ष्म अवयव लिए थे तो डी ए था, जब पूरा क्षेत्रफल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, पूरा क्षेत्रफल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो बेटा जो ये हमारा ई डी ए लिखा हुआ है ये फाई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, फाई इज इक्वल टू हमको मिलेगा वेक्टर ई और डॉट वेक्टर ए। क्या हो जाएगा बेटा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। या इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, यदि आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि सर जी इंटीग्रेशन आप कैसे कर दिए, अभी जो है डी ए लिखा हुआ है तो इसको आप सिंपल वे में ऐसे देखिए बेटा, हम इसको ये लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा था, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल, ये ए बी कास थीटा के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, ए बी कास थीटा के इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डी ए कास थीटा हो जाएगा, यहाँ से बेटा ई कास थीटा बाहर हो जाएगा और ये हो जाएगा इंटीग्रल डी ए। ये बेटा छोटा क्षेत्रफल था, जब हम पूरा पृष्ठ लेंगे तो समाकलन कर देंगे इस तरीके से, इंटीग्रल डी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इंटीग्रल डी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसको यहाँ लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा ई ए कास थीटा। क्या हो जाएगा बेटा, ई ए कास थीटा, मीन्स फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है, ई ए कास थीटा के इक्वल होता है। ठीक है बेटा, अगर इसको आप सिंपल वे में लिखना चाहें तो ये फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कुछ विशेष स्थिति होगी। विशेष स्थिति क्या होगी बेटा, ध्यान से देखिएगा और इसकी विशेष स्थिति को अच्छे ढंग से समझिएगा भी, क्योंकि जो इसकी विशेष स्थिति है वो थोड़ा कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन क्या है, अभी तक आप लोगों ने सुना होगा कि जब कोई चीज किसी अक्ष के समानांतर होती है तो उसके बीच का कोण 0 होता है और जब अभिलंबवत होता है तो कितना होता है, 90 होता है। आज यहाँ कुछ और बताएंगे। क्या बताएंगे, अभी देखिएगा, सामने सब कुछ आता जाएगा। जैसे जब हम विशेष स्थिति में पहला देखेंगे, अब हम लिखेंगे कि जब वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ क्षेत्रफल के क्या हो, अभिलंबवत हो। क्या हो बेटा, अभिलंबवत हो। तो लंबवत जैसे देखेंगे आपके मन में आएगा थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 90। आइए देखिए हम क्या लिख रहे हैं, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। क्या लिख रहे हैं, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब कैसे बेटा, तो जैसे हम जब सबसे पहले क्षेत्रफल सदिश आपको बताए थे, तो क्षेत्रफल सदिश में हम आपको क्या बताए थे कि जो क्षेत्रफल सदिश का हमारा वेक्टर होता है यानी एरिया वेक्टर होता है, वो हमेशा क्या होता है, समतल के तल के सदैव अभिलंबवत होता है। समतल के तल के सदैव क्या होता है, अभिलंबवत होता है। अभी जो आपका वैद्युत क्षेत्र है, ये जो हमारा पृष्ठ क्षेत्रफल है उसके लंबवत है। तो दोनों क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र सदिश दोनों क्या हो गए, हमारे तल के अभिलंबवत हैं। और दोनों अभिलंबवत होने के कारण अब दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, 0 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो जो हमारा फाई ई है वो हमको क्या मिल जाएगा,
क्यों? क्योंकि काश जीरो की वैल्यू 1 होती है तो फाई ई इज इक्वल टू मिल जाएगा ई। क्या मिल जाएगा बेटा? ये मिल जाएगा। सेकंड कंडीशन क्या? कि जब क्या हो? समांतर हो। जब दोनों क्या हो बेटा? समांतर हो। अब जब समांतर हो जाएंगे तब क्या होगा? अब क्षेत्रफल सदिश आपका मान लीजिए ऐसे है, ये ऊपर की ओर होगा। अब जो पृष्ठ क्षेत्रफल है हमारा ऐसे समतल में है, और वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाए? इसी के समानांतर चलने लगे, तब दोनों के बीच का जो एंगल होगा, क्योंकि एक ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो ये जो एंगल होगा क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। और 90 डिग्री होने के कारण चूंकि काश 90 की वैल्यू 0 होती है, फाई ई इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक बेटा, अब हम लोग क्या सीख चुके हैं बेटा? वैद्युत फ्लक्स का व्यंजक सीख चुके हैं। विशेष स्थिति में जब लंबवत होगा तो क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू 0 कैसे होगा बता दिए हैं, और जब समांतर होगा तो थीटा इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। अगली स्लाइड में हम लोग देखेंगे बेटा वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। क्या देखेंगे बेटा? वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या देखेंगे बेटा? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जो हमारा वैद्युत फ्लक्स होता है बेटा, जो हमारा वैद्युत फ्लक्स होता है, अब इसका फार्मूला सबसे पहले देखें हम लोगों ने क्या लिखा है। तो जो इसका फार्मूला जब हम देखेंगे बेटा, तो हमने क्या लिखा है कि फाई ई इज इक्वल टू होता है ई ए कास थीटा। फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है? ई ए कास थीटा। कास थीटा बी माइन है, छोड़ो इसको, ई और ए का व्यंजक निकाल लो बेटा। ई का ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसका क्या होता है? इसका मात्रक अगर आप लोगों से पूछा जाए तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है बेटा न्यूटन प्रति कूलाम। अब इसका क्षेत्रफल हो जाएगा मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा बेटा? मीटर स्क्वायर। मीन्स इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम हो जाएगा बेटा। अब इसी मात्रक को हम लोग गास भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसी को हम लोग गास भी कहते हैं। इसी को हम लोग गास भी कहते हैं। अब अगर हमको फाई ई की बीमा फाइंड करनी है, जब हम फाई ई की बीमा फाइंड करना शुरू करेंगे तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे बेटा? न्यूटन की बीमा क्या होती है? एम एल टी माइनस 2 होती है। मीटर स्क्वायर की बीमा क्या होगी बेटा? L2 होगी। और नीचे कूलाम लिखा हुआ है, कूलाम की बीमा क्या होती है? AT होती है। अब सबको एक साथ कर लें, बस बीमा निकल आया। सबको एक साथ कैसे करेंगे? ऐसे कर लेंगे। कैसे करेंगे बेटा? ऐसे कर लेंगे। ये देखिए यम हो गया। क्या हो गया बेटा? यम। यल यहाँ पर भी है, यल यहाँ पर भी है, तो 1 और 2 मिल करके L3 हो जाएगा। टी यहाँ पे -2 है, और ई वाला टी जब ऊपर जाएगा तब भी माइनस हो जाएगा, तो -2 -1 टी क्या हो जाएगा? -3। ए ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ए माइनस हो जाएगा। कहने का मतलब जो हमारा फाई ई है, इसकी जो बीमा आई वो क्या आई बेटा? ML3 T -3 और A -1। क्या है बेटा? ML3 T -3 A -1। तो ये था बेटा वैद्युत फ्लक्स का टॉपिक। जो नेक्स्ट हमारा है वो क्या है बेटा? गास थ्योरम है। जो नेक्स्ट हमारा है वो क्या है? गास थ्योरम, जिसको आप लोग गास परमीय के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? गास परमीय के नाम से जानते हैं। इस टॉपिक को भी क्लियर करते हुए चलते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। गास परमीय अभी हमने पढ़ा बेटा क्या? वैद्युत फ्लक्स पढ़ा है। क्या पढ़ा है? वैद्युत फ्लक्स पढ़ा है। वैद्युत फ्लक्स में हमने क्या जाना बेटा? कि कोई भी पृष्ठ है उसमें को होकर जाने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और उसको डिनोट किससे करते हैं? फाई ई से डिनोट करते हैं। व्यंजक हमको क्या मिला? फाई ई इज इक्वल टू ई ए कास थीटा, और थीटा विद द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इतना हम लोग जान चुके हैं। अब थोड़ा इनको देख लेते हैं, ये क्या कह रहे हैं। ये महोदय कुछ नहीं कह रहे हैं, ये महोदय ये कह रहे हैं बेटा कि जो हमारा पृष्ठ है वो बंद पृष्ठ हो। कैसा पृष्ठ हो बेटा? बंद पृष्ठ हो। टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी हो, बस बंद हो, कहीं से खुला ना हो। टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी हो, बस क्या हो? बंद हो, कहीं से खुला ना हो। तो इस पृष्ठ से होकर के गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा, इस पृष्ठ से होकर के जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा बेटा, वो कुछ नहीं होगा। ये हमारा जो फाई ई होगा वो क्या होगा? ये हमारा जो फाई ई होगा क्या होगा? इस पृष्ठ पर वितरित आवेश की मात्रा का, इस पृष्ठ पर वितरित आवेश की मात्रा का क्या होगा? 1/
एप्सिलॉन नॉट गुना होगा किसका, वितरित आवेश की मात्रा का। मान लेंगे क्यू आवेश वितरित है, तो इस तरीके से ये जो हमका गाउस थ्योरम कहता है, ये कहता है बेटा कि क्या होगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होगा। क्या होगा बेटा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होगा। कहने का मतलब जो हमारा वैद्युत फ्लक्स होता है बेटा, उसमें हमको गाउस थ्योरम ने ये बताया है कि अगर कोई पृष्ठ क्या होगा, बंद हो, चारों तरफ से क्लोज्ड हो, बंद हो, तो बंद पृष्ठ से होकर के गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है, उस पे वितरित आवेश की मात्रा का 1 अपान एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। क्या होता है बेटा, 1 अपान एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है बेटा। और एक चीज एक बार पेपर में पूछा गया था कि गॉसियन पृष्ठ क्या होता है। पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, क्या पूछा गया था बेटा, कि गॉसियन पृष्ठ क्या होता है। सब लोग कंफ्यूज हो गए, हाई दादा ये क्या होता है। अरे कुछ नहीं होता है इसमें। अगर कोई पृष्ठ है और वो चारों तरफ से क्या है, क्लोज्ड है, चारों तरफ से क्या है बेटा, क्लोज्ड है, तो ऐसे ही पृष्ठ को हम लोग क्या कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। या अगर आप ये भी नहीं जान सकते हैं तो कभी कभी दिमाग लगा लिया करो, ये लिखा हुआ है गॉसियन पृष्ठ। अब गॉसियन पृष्ठ है तो गास परमीय से आएगा, किससे आएगा, गास परमीय से आएगा। तो सिंपल कह दो, ऐसा पृष्ठ जो गास परमीय को फॉलो करता हो, ऐसा पृष्ठ जो गास परमीय को क्या करता हो, फॉलो करता हो, वही क्या होगा, गॉसियन पृष्ठ होगा। अभी आपकी परिभाषा साइंटिफिक तरीके की हो जाएगी, किस तरीके की हो जाएगी, तो कभी कभी बेटा थोड़ा दिमाग लगा के आंसर दे दिया करो। अब आपसे अगर गॉसियन पृष्ठ पूछेगा तो आप क्या बताओगे, ऐसा पृष्ठ, कैसा पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ जो गास लॉ को फॉलो करता है, उस पृष्ठ को हम लोग क्या कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। इसका स्टेटमेंट एक लाइन का है, लिख लीजिए बेटा। स्टेटमेंट क्या है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश का 1/ε नॉट गुना, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है बेटा, निर्वात की विद्युतशीलता, मान क्या होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर गुना होता है। कितना गुना होता है बेटा, 1 अपान एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है बेटा। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा फाई ई होगा, ये क्या होगा, 1 अपान एप्सिलॉन नॉट ऑफ क्यू। दिस मीन्स फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा बेटा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं ये आप लोग समझ पा रहे होंगे। क्या हो जाएगा बेटा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब अगर लिखना चाहो तो लिख लो कि जहां क्यू बद्ध आवेश है, कैसा आवेश है, पृष्ठ से बद्ध आवेश है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है, फाई ई इस पृष्ठ से होकर के गुजरने वाला क्या है बेटा, कुल वैद्युत फ्लक्स है। तो ये हो गया गाउस थ्योरम, इसका स्टेटमेंट। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे बेटा कि इस थ्योरम को अगर पेपर में आ जाए कि गाउस थ्योरम की उपपत्ति कीजिए या प्रूफ ऑफ गाउस थ्योरम, क्या आ जाए बेटा, प्रूफ ऑफ गाउस थ्योरम, गाउस थ्योरम की उपपत्ति, प्रूफ ऑफ गाउस थ्योरम। भी वैज्ञानिक लोग भी बहुत मूर्ख बनाते हैं, पहले स्टेटमेंट देते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे स्टेटमेंट को सिद्ध करके दिखाओ, हमारे स्टेटमेंट को क्या करके दिखाओ, सिद्ध करके दिखाओ। मीन्स कोई काम करो और काम करने के बाद में फिर आओ स्पष्टीकरण दो कि हाँ हमने ये वर्क किया है। लेकिन बेटा हमको डरने की जरूरत नहीं है, हम लोग सीखते चलेंगे। क्या करेंगे बेटा, सीखते चलेंगे। आपने एक पोयम पढ़ी होगी 6, 7, 8 में, रामधारी सिंह दिनकर जी की है, बड़ी बढ़िया पोयम है। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही डराती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। तो हम लोग तो कायर हैं नहीं, हम लोग सूरमा में आते हैं, तो हम लोग विचलित थोड़ी ना होंगे। गाउस थ्योरम की उत्पत्ति देखेंगे बेटा, क्या देखेंगे, गाउस प्रमेय। इस पोयम को आप लोग पढ़ा कीजिए, दिन में अगर 2-3 बार पढ़ेंगे मोटिवेशन अपने आप खुद मोटिवेट हो जाएंगे। गाउस प्रमेय की उपपत्ति, इसमें एक लाइन है जो हमको बहुत पसंद है कि खमठोक खेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। सोच लीजिए कितनी अच्छी लाइन, कितने अच्छे समय में लिखी गई होगी, तब जाकर के
ये पोयम हमको इतनी अच्छी लगती है, आप लोग भी एक बार पढ़िएगा, पढ़ेंगे बेटा तो आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। अब इसमें हमको कुछ करना नहीं है, सिंपल एक छोटा सा फोटो ड्रा करना है। एक छोटा सा क्या करना है बेटा, फोटो ड्रा करना है। टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी, बस पृष्ठ क्या हो, बंद हो। हम मान लेंगे कि ये हमारा कोई गौसियन पृष्ठ है और इस पर कोई क्षेत्रफल अवयव है डी ए। कोई क्या है बेटा, क्षेत्रफल अवयव है डी ए। क्षेत्रफल अवयव क्या है, डी ए, जो इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा से कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है बेटा, थीटा कोण बना रहा है। ठीक है, अब इस पर जो वितरित आवेश है वो क्या है, क्यू है। तो जब हम थ्योरी लिखना शुरू करेंगे तो हम मान लेंगे कि माना कोई गौसियन पृष्ठ, कौन सा पृष्ठ बेटा, गौसियन पृष्ठ है जिस पर प्लस क्यू आवेश वितरित है। ठीक है बेटा, एक लाइन में हम ये लिखेंगे कि प्लस क्यू आवेश वितरित है। माना कि पृष्ठ का कोई क्षेत्रफल अवयव, पृष्ठ का अति सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव, कैसा क्षेत्रफल अवयव बेटा, अति सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव क्या है बेटा, डीए है। अति सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव क्या है बेटा, डीए है। ठीक है, क्या है बेटा, डीए है। ठीक है, जो कि क्षेत्र की दिशा से, क्षेत्र का मतलब बोले बेटा तो वैद्युत क्षेत्र होता है, ऑलरेडी समझे रहिएगा। क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर है। कितने कोण पर है, थीटा कोण पर है, थीटा कोण पर स्थित है। ठीक है, अब जब आप इतना लिख लिए कि थीटा कोण पर स्थित है, ये आपका ये है। मान लेते हैं बेटा कि जो हमारा ये गौसियन पृष्ठ है, इस पृष्ठ का कहीं केंद्र बिंदु होगा ओ। क्या होगा बेटा, ओ। और इस जो ये ओ होगा, इस ओ से बेटा हम लोग क्या करेंगे, इसको जब ऐसे मिलाएंगे तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, क्योंकि ये छोटा पृष्ठ है तो ये डी ओमेगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, डी ओमेगा हो जाएगा। आशा करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा। अब इसकी जो इस पॉइंट ओ से डिस्टेंस है उसको हम क्या मान लेंगे, स्मॉल आर है। डिस्टेंस हम क्या मान लेंगे बेटा, स्मॉल आर मान लेंगे। ठीक है, अब ये एंगल क्या हो जाएगा, हमारा डी ओमेगा हो जाएगा। तो इस सूक्ष्म पृष्ठ से होकर के स्थित है। अब हम मान लेंगे कि डीए से होकर गुजरने वाला, डीए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, डीए से होकर गुजरने वाला बेटा जो हमारा वैद्युत फ्लक्स है वो क्या होगा, डीए से होकर के जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है वो क्या होगा। ठीक है, तो डीए से होकर जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है उसको हमने अभी आपको क्या बताया कि बेटा जो वैद्युत फ्लक्स होता है उसको हम फाई ई से डिनोट करते हैं, क्योंकि ये सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव से निकल रहा है। किससे निकल रहा है, सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव से, तो ये हो जाएगा डी फाई ई। और डी फाई ई अभी आप लोगों को बताया गया है, ये किसके बराबर होता है, ई डी ए कास थीटा के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है बेटा, ई डी ए कास थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, किसके इक्वल होता है, ई डी ए कास थीटा के इक्वल होता है। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कहाँ बढ़ते हैं बेटा, और आगे बढ़ते हैं तो हम लोग इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं। हमको मिला क्या है बेटा, फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कास थीटा। फाई ई इज इक्वल टू क्या मिला है, ई डी ए कास थीटा। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। थोड़ा साफ से लिख लेते हैं बेटा ताकि आप लोगों को जब देखें तो समझ में आए। ई डी ए कास थीटा, इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब बेटा क्योंकि इस पृष्ठ पर आवेश कितना है, स्मॉल क्यू है। अब स्मॉल क्यू से स्मॉल आर दूरी पर हमारा क्षेत्रफल अवयव डीए है। स्मॉल आर दूरी से हमारा जो क्षेत्रफल अवयव है वो क्या है, डीए है। तो हम क्या लिखेंगे कि प्लस क्यू आवेश से स्मॉल आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे बेटा तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और Q/r² हो जाएगा।
क्या हो जाएगा क्यू अपान आर स्क्वायर, इसको मान लेंगे 2, 2 का यूज 1 में कर लेंगे, 2 का यूज कहाँ करेंगे 1 में करेंगे, तो हमको मिलेगा डी फाई, क्या मिलेगा बेटा डी फाई इज इक्वल टू मिल जाएगा, वैल्यू पुट कर देंगे, क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया डी ए कास थीटा अपान आर स्क्वायर, और जो क्यू है बेटा उस क्यू को हम कहाँ करेंगे 1 के स्थान पे रख देंगे, इसको हम क्या करेंगे बेटा क्यू बना देंगे। तो इस तरीके से ये क्या हो गया Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ए कास थीटा अपान आर स्क्वायर, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर। अब ध्यान से देखने की बारी आप लोगों की है, ध्यान से देखने की बारी आप लोगों की क्यों है, ई जो या ई इतना लिखा हुआ है, सबसे पहली स्लाइड में हमने आपको क्या बताया था बेटा, ध्यान से देखिएगा, सब ये लिखा हुआ है डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कास थीटा अपान आर स्क्वायर, लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ है, डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कास थीटा अपान आर स्क्वायर। कहने का मतलब ये है बेटा कि जो हमारा डी ओमेगा होता है वो डी ए कास थीटा अपान आर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इस वैल्यू पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डी ओमेगा वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो हमारा ये हो जाएगा डी फाई इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा, क्या हो जाएगा डी ओमेगा इक्वेशन नंबर 4। अब भूलने अगर हम भूल नहीं रहे हैं, हमको याद रहता है, फिर भी हम यहाँ लिख देंगे कि सिंस डी ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है डी ए कास थीटा अपान आर स्क्वायर होता है, कास थीटा अपान क्या होता है बेटा आर स्क्वायर होता है। ओके, इतना शायद आप लोगों के समझ में आ गया होगा। जब हम इतना लिख लेंगे बेटा, तो इतना लिखने के बाद में हम लिखेंगे कि संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से होकर, फिजिक्स का जो डेरिवेशन होता है बेटा, मैक्सिमम कंडीशन यही होती है कि पहले हम छोटे अवयव के लिए निकालते हैं, फिर संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकाल लेते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब जब संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे बेटा, तो संपूर्ण पृष्ठ से होकर के जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा वो हमारा हो जाएगा फाई ई, अब ये क्या हो जाएगा, इस डी फाई ई का समाकलन यानी इंटीग्रेशन कर देंगे। ध्यान रखिएगा जो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट होंगे बेटा, एक टॉपिक होता है समाकलन और एक टॉपिक होता है अवकलन। अगर किसी चीज की वैल्यू छोटी करनी है तो हम लोग क्या करते हैं डिफरेंशिएशन, जिसको अवकलन कहते हैं, और समाकलन का मैक्सिमम उपयोग हम लोग को एरिया फाइंड करने में करना होता है। मीन्स जब हमारे पास छोटी एरिया दी हो और बड़ी एरिया फाइंड करनी हो तो हम लोग क्या करते हैं समाकलन करते हैं। अभी हमको मिला क्या है बेटा, फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी फाई। अब डी फाई ई की जो वैल्यू है हम लोग समीकरण नंबर 4 से रख लेते हैं, तो बेटा यहाँ हो गया फाई ई, अब ये हो गया इंटीग्रेशन, समीकरण नंबर 4 में हमको वैल्यू क्या मिली थी बेटा, तो वैल्यू हमको मिली थी Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा, यही तो मिला था। अब बेटा आप एक चीज ये जान लीजिएगा कि समाकलन किसका होगा, समाकलन सिर्फ उसी फैक्टर का होगा जिस फैक्टर के आगे डी लगा होगा, जिस फैक्टर के आगे क्या लगा होगा डी, तो ओमेगा के साथ ही डी लगा हुआ है और कुछ है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा फाई ई इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा डी ओमेगा। अब बेटा हमने आपको उसी स्लाइड में ये बताया था कि जब जो हमारा स्फीयर होता है, जो हमारा क्या होता है बेटा स्फीयर होता है, उस स्फीयर में जो अगर स्फीयर के संपूर्ण पृष्ठ के लिए हम लोग क्या करें बेटा एंगल फाइंड करें यानी सॉलिड एंगल फाइंड करें, तो वो किसके इक्वल होता है बेटा, वो 4 पाई के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है 4 पाई की। तो आप ही देखो बेटा ये डी ओमेगा है, कहीं छोटा सा अवयव है, और अब जब पूरा पृष्ठ ले लेंगे, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो ई ओमेगा की जगह क्या हो जाएगा ई वाला ओमेगा हो जाएगा। अब ई वाला ओमेगा का मतलब डी ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई वाला ओमेगा। अब ई वाला ओमेगा की जगह 4 पाई लिख देंगे। क्या लिखेंगे बेटा 4 पाई, क्यों, क्योंकि कोई अगर गोलीय पृष्ठ है तो उस पृष्ठ से जितना भी एंगल बनता है बेटा सॉलिड एंगल, उसकी टोटल वैल्यू कितना होती है 4 पाई। हम समाकलन कर रहे हैं तो हम 4 पाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा 4 पाई। तो इस तरीके से फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा। ब्रैकेट में ये वाला चीज लिख लीजिएगा, ब्रैकेट में जो है आप लोग ये वाला चीज लिख लीजिएगा, क्या कि सिंस इंटीग्रल डी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई।
इज इक्वल टू 4 पाई। ये आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा। अब जैसे ई वाला लिखेंगे, अब हमको तो साफ साफ दिख रहा है कि इस 4 पाई से ई वाला 4 पाई कैंसिल। अब जैसे इसको कैंसिल करेंगे बेटा, अब ध्यान से देखिए आपको क्या मिला, फाई ई। क्या मिला बेटा, फाई ई मिला। अब इसकी जगह मिला क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अरे भाई यही तो था हमारा गॉस परमीय, यही तो था हमारा गॉस परमीय। कहने का मतलब जो हमारा गॉस परमीय है उनके कथन को हम लोगों ने क्या कर दिया, सत्यापित कर दिया या प्रूव कर दिया। ठीक है बेटा, तो आज वाली वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा बेटा एरिया वेक्टर, सॉलिड एंगल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद में गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम के बाद में हम लोगों ने सीखा गॉस थ्योरम का प्रूफ क्या होता है, वो भी हमने आपको करके दिखाया। नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के अगले टॉपिक के साथ आपको फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।